हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आपके लिए भी हिंदी साहित्य की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। ठीक है, पीवाईक्यू क्या है, सीरीज है। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं आज अपनी क्लास का। ठीक है, टोटल मैंने आपको 4-5 क्लास से प्रोवाइड करवा दी होगी। ठीक है, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा भाई अपना खड़ी बोली। देखो, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, जो हिंदी भाषा और उसका विकास है, इससे हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपनी क्लास का, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। जो खड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, ये हमें बताना है। तो ए झांसी, बी कानपुर, सी मेरठ, डी अलीगढ़। तो मेरठ में क्या है, खड़ी बोली बोली जाती है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। व्याख्या, खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली तथा गाजियाबाद आदि है। क्या दूसरा क्वेश्चन है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। जो नागरी लिपि है भाई, उसका विकास पूछा है, कौन सी लिपि से हुआ है। तो ए खरोष्टी से, बी ब्राह्मी से, सी नागरी लिपि से या डी हिब्रू से। तो ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं। देखो भाई, लिपियों का विकास बता रखा है, पूरा बता रखा पैराग्राफ बना के, तो आप इसको देखना अच्छी तरह से। ठीक है, देखो ब्राह्मी लिपि है, उससे 2 शैलियाँ निकली। कौन सी, दक्षिणी शैली और उत्तर शैली निकली। ठीक है, दक्षिण शैली में तमिल, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास होता है। दक्षिणी शैली में कौन कौन सी आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियाँ। ठीक है, इनका विकास हुआ। और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि 4-5वीं शताब्दी में भाई। ठीक है, गुप्त लिपि। फिर उसके बाद ठीक है, कुटिल लिपि को भाई सिद्ध मात्रिक लिपि भी कहते हैं। ठीक है, कुटिल लिपि को सिद्ध मात्रिक लिपि कहते हैं। फिर कुटिल लिपि से भाई 2 लिपियाँ फिर निकली। कौन कौन सी, एक देवनागरी लिपि और एक शारदा लिपि। ये कुटिल लिपि से निकली 2, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। तो देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी की और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी, इसका समय रहेगा। नोट है भाई, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं व 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में हुआ है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अपनी क्लास का भाई, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। देखो भाई, मैंने 4-5 आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी, उसमें ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आया है। ठीक है, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। ए वर्धा, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद या डी मद्रास। तो मद्रास में है भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में रहेगा। व्याख्या है इसकी, व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूरा नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन है। क्या भाई, इसका पूरा नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4th क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे अब हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चौथा क्वेश्चन रहेगा, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। ठीक है भाई, गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। तो पहले ये बताओ आप, गोकुलनाथ किसके पुत्र थे। तो ये विठलनाथ के पुत्र थे। और विठलनाथ किसके पुत्र थे, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे भाई। तो गोकुलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हुए। तो ए ऑप्शन ज्ञानमंजरी, बी हितोपदेश, सी भुवन दीपिका या डी 84 वैष्णव की वार्ता। तो 84 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ जी का ग्रंथ है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता भाई। 5वां क्वेश्चन है, आलाखंड
का रचयिता कौन है? जो आला खंड है इसका रचयिता कौन है? ए चंद्रबरदाई, बी जगनीक, सी नरपति नाल, डी अब्दुल रहमान। तो जगनीक क्या है? आला खंड का रचयिता रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। बी ऑप्शन ठीक है अपना। परमार रासो, इसको आला खंड नाम से भी जानते हैं। 1230 में इसका प्रकाशन हुआ और जगनीक क्या है? इसके रचनाकार रहेंगे। पृथ्वीराज रासो 1192 इसका समय है, ठीक है। और चंद्रबरदाई जी इसके रचनाकार है। बीसल देव रासो 1212 ईस्वी में। नरपति नाल इसके रचनाकार रहेंगे। संदेश रासक 1213 शताब्दी में। अब्दुल रहमान इसके रचनाकार रहेंगे भाई। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? ठीक है भाई, नीचे 4 भाई संत दे रखी है महिला संत, उनमें से आपको बताना आलवार संत कौन सी हैं। तो ए आंडाल, बी अजकामासी, सी है सहजोबाई, डी मीराबाई। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आलवार महिला संत है आंडाल, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या देखते हैं। अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत है, इनकी संख्या 12 है। कितनी है भाई इनकी अलवार की? 12। आंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत है। कहाँ के भाई? दक्षिण की। जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत है भाई। सहजोबाई और मीराबाई कहाँ की है? उत्तर भारत की। 7वां क्वेश्चन है, तुलसीकृत कीर्तन काव्य कौन सा है? भाई जो तुलसीदास द्वारा रचित कीर्तन काव्य हमें बताना है। तो ए कृष्णायन, बी कीर्तन चरित्र, सी कीर्तन चंद्रिका या डी कीर्तन गीतावली। तो कीर्तन गीतावली भाई तुलसीदास द्वारा रचित काव्य रहेगा। तो सी डी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। तो कीर्तन गीतावली तुलसीदास जी द्वारा तुलसीदास का कीर्तन काव्य पर रचित ग्रंथ है। कृष्णायन 1943 द्वारका प्रसाद मिश्र जी का महाकाव्य है। कौन सा भी? कृष्णायन है भाई द्वारका प्रसाद मिश्र जी का महाकाव्य, और 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 8वां क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? या भाई प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है, ये हमें बताना। तो ए संत दादा दयाल की, बी रैदास की, सी संत पीपा की, डी संत पलटू दास की। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, रैदास की पंक्तियां रहेंगी भाई। अब देखते हैं व्याख्या में पंक्तियां दे रखी है और कवि दे रखे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी है? ये रैदास की पंक्ति रहेगी। घायल की गति घायल जाने और न जाने को, ये मीराबाई की पंक्ति रहेगी भाई। आगे 9वां क्वेश्चन, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? ठीक है भाई, रीतिबद्ध नहीं है, ये रीति काल से आपका क्वेश्चन है। आपको पता है रीति काल में 3 धाराएं थी, एक रीति मुक्त, एक रीतिबद्ध और एक रीतिशील। तो इसमें से रीतिबद्ध पूछे हैं भाई। तो रीतिबद्ध नहीं है, सॉरी बद्ध नहीं है वो बताना। तो ए मतीराम, सी केशवदास, सी घनानंद या डी चिंतामणि। तो घनानंद जो है वो रीतिबद्ध नहीं है भाई। तो देखते हैं नीचे, रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। देखो भाई रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नीचे बताए गए, आप अच्छी प्रकार से इनको देख लेना, पेपर में से पूछा जाता है। केशवदास 1555 ईस्वी इनका जन्म रहेगा। सेनापति जसवंत सिंह 1626 जन्म रहेगा। और मतीराम 1617, देव 1673, भिखारी दास पद्माकर 1653। तो भाई देखो, केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। तो ये जो कवि है ये रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आएंगे केशव, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास और पद्माकर। अब रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। अब रीति मुक्त काव्य धारा के कवि दे रखे नीचे, वो देखने हमें। शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। ठीक है, तो हम ऐसे याद करते हैं, आलम ठाकुर बोधा घनानंद, या आलम घनानंद आलम ठाकुर बोधा, ऐसे याद कर लेंगे। 4 कवि है रीति मुक्त काव्य के, और एक भाई द्विज देव भी है, 5 है ये। ठीक है, और घनानंद का जन्म 1679 में हुआ था, ठाकुर का 1766 में, और द्विज देव का 1820 में। सबसे बाद में द्विज देव आएंगे भाई। और यहाँ भी जो रीतिबद्ध है ये भी क्रम से लिखे हुए हैं कवि, तो आप इनको क्रम से एक कॉपी पर नोट कर सकते हैं। रीतिकाल के सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है भाई? बिहारी लाल है। कौन है? बिहारी लाल है।
1595 में इनका जन्म हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। ठीक है भाई, इनमें से जो लेखक नीचे दे रखे इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन नहीं है ये हमें बताना है। नहीं और सही पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। तो ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन या डी श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक जो है वो भारतेंदु मंडल के नहीं हैं भाई, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, भारतेंदु एवं उनका मंडल। ठीक है, भारतेंदु है भाई और उनका मंडल हम देखते हैं। इसमें कौन कौन से लेखक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। जबकि श्रीधर पाठक तो द्विवेदी युगीन स्वच्छंदवादी कवि है भाई, द्विवेदी युग के कवि हैं श्रीधर पाठक और स्वच्छंदतावादी कवि रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 11वां, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है। तो मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, सोहनलाल द्विवेदी ने या डी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भाई एक भारतीय आत्मकथा नाम से कविता की रचना की है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या है, एक भारतीय आत्मा कविता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम भी एक भारतीय आत्मा है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था भाई। 1963 ईस्वी में भी जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1963 में। आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं कवि और उनके उपनाम। ठीक है भाई, मैंने उपनाम की एक क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जिस बच्चे को देखनी है तो मेरे चैनल पर है भाई, आप देख सकते हो जाके। बालकृष्ण शर्मा नवीन का उपनाम क्या है, नवीन भाई। फिर बालकृष्ण शर्मा इनका उपनाम क्या है, नवीन। मैथिली शरण गुप्त का क्या है उपनाम, मधुप, राष्ट्र कवि और रसिकेंद्र। तो ये भैया मैथिली शरण गुप्त के उपनाम रहेंगे। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम सही है। ठीक है, सही नाम हमें बताना है। तार सप्तक के बारे में पूछा है जो 1943 ईस्वी में अज्ञे जी द्वारा संपादन है। तो पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, तार सप्तक बिल्कुल ठीक है भाई। तो व्याख्या है, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। इन सभी सप्तकों का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने किया है। और भाई जो ये सप्तक है, जैसे तार सप्तक है 1943, तो इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूछा जाता है भाई। दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक हो गया 1979 में भाई। प्रपद्यवाद किसका प्राय है, जो प्रपद्यवाद है वो किसका प्राय है। तो ए नई कविता, बी नकेनवाद, सी अकविता या डी प्रयोगवाद। तो नकेनवाद का प्राय है प्रपद्यवाद भाई। व्याख्या देखते हैं, प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ में को नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपद्यवाद को क्या कहते हैं, नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन बनता है भाई। ठीक है, देखो भाई, बिहार के 3 कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, ये 3 कवि थे। इन तीनों के कवियों के नाम के प्रथम अक्षरों के आधार पर नकेन बनता है। ये जो नकेनवाद है, इसका जो नकेन है ये इन 3 कवियों के नाम के प्रथम अंक से बना है, आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, आगे भी है भाई। कविता 1965 के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी है। प्रयोगवाद 1943 के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी है। ठीक है, आज्ञे जी का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। अतः नई कविता 1954 नाम आज्ञे का अपनी एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया एवं नई कविता 1954 का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता
पत्रिका के संपादक प्रकाशन से माना जाता है। देखो भाई, ये लाइन भी काफ़ी बार पूछी जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई जो नई भाई यहाँ से नई कविता नाम अज्ञे का अपनी एक रेडियो वार्ता में, ठीक है भाई, रेडियो की जो अज्ञे जी हैं उनकी एक रेडियो वार्ता हुई थी, उसमें सबसे पहले अज्ञे जी ने ही इसका प्रयोग किया था नई कविता का। ठीक है, ये पूछा जाता है कब? 1954 में भाई। ठीक है, और जो नई कविता है इसका आरंभ जगदीश चंद्र गुप्त ने किया था, यानी संपादित थी इनकी नई कविता पत्रिका। आगे भाई हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से क्वेश्चन आंसर अपने, क्या भाई हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से अपने क्वेश्चन आंसर रहेंगे। 14वां क्वेश्चन है, अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? ठीक है भाई, अज्ञे जी की पूछी गई है, इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो यात्रा पर आधारित है? तो एक बूंद सहसा उछली, बी है आत्मने पद, सी है बावरा है या डी है जयदोल। तो देखो भाई, पहले सबसे पहले चारों की चारों रचनाएं किसकी है? अज्ञे जी की रचनाएं रहेगी। और इसमें से यात्रा वृत्तांत कौन सा है अज्ञे जी का? एक बूंद सहसा उछली। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था भाई, और इनकी रचनाएं विधा एवं प्रकाशन नीचे दे रखा है, ध्यान से देखना। रचना है, प्रकाशन वर्ष और विधा है अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, ये अज्ञे जी के यात्रा साहित्य है भाई दोनों। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। आत्मने पद, ये एक आलोचना है अज्ञे जी की, 1960 में ये प्रकाशित हुआ था। बावरा हेरी काव्य संग्रह है अज्ञे जी का, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई। जयदोल कहानी संग्रह है अज्ञे जी का, और 1951 में ये प्रकाशित हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? भाई शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से कौन सी रचना है वो हमें बतानी है। तो पीली छतरी वाली लड़की, बी पीली रात, सी पीली आंधी या डी एक पीली शाम। तो एक पीली शाम भाई शमशेर बहादुर सिंह की क्या है? ये रचना है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। रचना दे रखी है, प्रकाशन वर्ष दे रखी है, रचनाकार दे रखी है और विधा दे रखी है। पीली छतरी वाली लड़की 2000 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, किसकी है ये भाई? उदय प्रकाश की है। और क्या है? ये कहानी संग्रह रही। पीली आंधी किसकी है? प्रभा खेतान की है, 1996 में इसका प्रकाशन हुआ, और ये क्या है? एक उपन्यास है। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की क्या है? ये कविता है। एक पीली शाम भाई कविता विधा से है ये। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन है असगर वजाहत की, बी गुल्ले शाह शानी की, सी राही मासूम रजा की या डी अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। कटरा भी आरजू भाई राही मासूम रजा की रचना रहेगी। व्याख्या देख लेते हैं। राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1973, सीन 75 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कटरा बिहार जो 1978 में प्रकाशित हुई। असंतोष के दिन 1985 में प्रकाशित हुई। नीम के पेड़ 2003 में ये प्रकाशित हुए भाई। तो ये उपन्यास है सभी राही मासूम रजा की। गुलशेर खां शानी के उपन्यास देखते हैं। काला जल 1965 में, कस्तूरी 1964 में, पत्थरों के बंद आवाज क्या भी पत्थरों में बंद आवाज 1964 में, साल बनों का दीप 1967 में, नदी और सीपिया 1970 में, एक लड़की की डायरी 1973 में, फूल तोड़ना मना है 1980 में, सांप और सीढ़ी 1983 में। तो ये किसकी है? गुलशेर खां शानी के उपन्यास है। सांप और सीढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। काला जल भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है भाई। अब्दुल बिस्मिल्लाह खां के उपन्यास देखते हैं अब, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। समर शेष है 1980 में, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 में, जहरवाद 1987 में, दंत कथा 1990 में, मुखड़ा क्या देखे 1996 में, अपवित्र आख्यान 2008 में रावी लिखता है। तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह खां के उपन्यास है। इसमें से शमशेर शेष है और छीनी छीनी बीनी चदरिया ये काफ़ी महत्वपूर्ण
उपन्यास हैं इनके और काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। आगे है असगर वजहत के उपन्यास। जो असगर वजहत है इसके उपन्यास सात आसमान 1996 में, कैसी आग लगाई 2004 में, मन माटी 2011 में, बरखा रचई, ये भी इनके उपन्यास है असगर वजहत के। ये उपन्यास रहेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनके, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं भाई। 17वां क्वेश्चन है नेपथ्य राग किसका नाटक है। देखो भाई पहले तो जो नेपथ्य राग है, ठीक है, ये नाटक विधा से है। किससे है? नाटक विधा से है। तो ये किसका है? ए मीराकांत, बी मृणाल पांडे, सी त्रिपुरारी शर्मा या डी कुसुम कुमार। तो मीराकांत का ये नाटक रहेगा। मीराकांत के नाटक है नेपथ्य राग 2004, अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा शाप। ये मीराकांत के नाटक रहेंगे। नेपथ्य राग है 2004 में, अंत हाजिर हो ये भी मीराकांत का नाटक है, कंधे पर बैठा शाप ये भी नाटक है। मृणाल पांडे के नाटक जो राम रचि राखा 1981 में, मौजूदा हालात को देखते ही 1979 में, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983 में भी। तो ये मृणाल पांडे के नाटक रहेंगे। आगे है कुसुम कुमार के नाटक संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति, क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है। देखो ये दिल्ली ऊंचा सुनती है काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। इसका ये कुसुम कुमार का पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार। रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक 1979 में। और जो त्रिपुरारी शर्मा के नाटक है उनका काठ की गाड़ी और बांझ घाटी में। दो इनके नाटक है, काठ की गाड़ी और बांझ घाटी। आगे है काव्य शास्त्र और आलोचना से क्वेश्चन आंसर। 18वां क्वेश्चन है रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं। जो रुद्रट है वो वक्रोक्ति को क्या मानते हैं भाई? शब्द अलंकार मानते हैं वक्रोक्ति को रुद्रट। इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो वक्रोक्ति को वही अर्थालंकार किसने माना है? जो रुद्रट है उन्होंने वक्रोक्ति को शब्द अलंकार माना है। वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना, हमें ये बताना है। ए डंडी, बी क्षेमेंद्र, सी वामन, डी आनंदवर्धन। तो ए डंडी ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है, रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार और डंडी ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है भाई। व्याख्या देखते हैं इसके। वक्रोक्ति को रुद्रट शब्दालंकार मानते हैं जबकि डंडी वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय से हैं और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय तथा आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है भाई। 19वां क्वेश्चन है इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है पूछा भाई। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार है, मैंने पहले भी आपको बताए हैं, 4 है, उनमें से कौन एक है वो हमें बताना है। तो ए मम्मट, बी भट्टलोलट, सी भामा या डी क्षेमेंद्र। तो बी बिल्कुल ठीक है, भट्टलोलट। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार रहेंगे भाई। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। सूत्र है रस, जो भरत मुनि है उनका रस उत्तर दे रखा और काफ़ी बार भी पेपर में पूछा गया है। विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ये भरत मुनि जी का सूत्र है, रस सूत्र। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। जो भरत मुनि जी है वो क्या है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। व्याख्याकार देखते हैं इसके कौन कौन से है। ठीक है, क्रम से है ये व्याख्याकार। पहला है भट्टलोलट, दूसरा है शंकुक, भट्ट शंकुक, तीसरा है भट्ट नायक और चौथा है भट्ट अभिनव गुप्त। तो ये 4 क्या है? इसके व्याख्याकार है भरत मुनि के रस सूत्र के, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। और जो ये है हमारे आचार्य, इसको अच्छी प्रकार से आपको क्रम में से ही याद करना। पहले भट्टलोलट आएंगे, दूसरे भट्ट शंकुक आएंगे, तीसरे भट्ट नायक आएंगे, चौथे अभिनव गुप्त आएंगे भैया। अब तथ्य विविधता, इससे क्वेश्चन आंसर रहेंगे अपने। तो देखते हैं। पै ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो पै ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत्य, बी ओष्ठ, सी मूर्धन्य, डी कंठ। तो भाई ओष्ठ पै ध्वनि का उच्चारण स्थान रहेगा, आप बोल के देख सकते हो। ठीक है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। और जिस भी बच्चे को अगर उच्चारण अच्छी प्रकार से करनी है तो मेरे चैनल पर भाई मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, इस क्लास के आप जाकर देख सकते हैं। उच्चारण मैंने अच्छी प्रकार से करवाया, आपको जल्दी याद हो जाएंगे ट्रिक से। कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं भाई? क ख ग घड़ा। तालव्य यानी तालु से च छ ज झ ये और श। ठीक है, च वर्ग तो सारा आ गया और इसके अंदर ये और श आ गए।
जो तालव्य यानी तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से भाई। ये ट ठ ड ढ ढ और र और श। देखो ट वर्ग सारा और र और स भाई मूर्धन्य। दंत दांतों के मूर्धा भाग से बोले जाते हैं। त थ द ध न ल और स। ठीक है, त वर्ग सारा और ल और स। वर्तस्य यानी दंत मूल से न स र ल। क्या भाई, न स र ल। ओष्ठ से दोनों होठों से प फ ब भ म यानी प वर्ग सारा। दंतोष्ठ यानी दांत से भी और होठ से भी व और फ। बोल के देख सकते हो, व और फ। स्वर यंत्रिका काकल्य से क। ठीक है, आगे है 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? नीचे रचनाएं दे रखी है, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। पहला राजा बकरी, सकंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। तो सबसे पहले सकंदगुप्त आएगा, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर उसके बाद पहला राजा, फिर बकरी, फिर कोर्ट मार्शल। नीचे व्याख्या है, ये हम देख लेंगे। नाटक दे रखे हैं, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार दे रखे हैं भाई। सकंदगुप्त 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था और जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। ठीक है, पहला राजा 1969 में प्रकाशित हुआ और जगदीश चंद्र माथुर का है ये भाई। बकरी 1974 में प्रकाशित हुआ, नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह नाटक रहेगा। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित हुआ, स्वदेश दीपक का ये नाटक रहेगा। 22वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, सही अनुक्रम हमें बताना है कविता का। मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज की जगह। देखो भाई, अपनी केवल धार ये सबसे लास्ट में आएगी, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए कट गया। संसद से सड़क तक सबसे पहले आएगी, संसद से सड़क तक ये रहा, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ देखें, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, व्याख्या है, व्याख्या में कविता, प्रकाशन वर्ष और कवि। ठीक है, संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुई। ये सुदामा पांडे धूमिल की है भैया। ठीक है, आवाज की भी जगह है। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी का, अपनी केवल धार 1980 अरुण कमल का है भाई। जो भी ये इसमें नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं तो मैं कमेंट में आपको इनका बता दूंगी भाई, आंसर इनके दे दूंगी। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। 23वां क्वेश्चन है, पानी के प्राचीर, जंगल जहाँ से शुरू होता है, मैला आंचल, लोक ऋण। तो सबसे पहले मैला आंचल आएगा, उपन्यास। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल यहाँ से शुरू होता है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्याख्या है, निबंध है ये सभी। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार। ये निबंध नहीं है भाई, ये उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास रहेंगे ये। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु इसके उपन्यासकार रहेंगे। पानी के प्राचीर 1961 में रामदृश मिश्र इसके उपन्यासकार रहेंगे। लोक ऋण 1977 ईस्वी में विवेकी रॉय का है ये। ठीक है, जंगल जहाँ से शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है 2000 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, संजीव का ये रहेगा उपन्यास। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम हमें बताना। भाई पत्रिका नीचे दे रखी है, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, हंस, आलोचना, रविवार, सरस्वती। तो सबसे पहले इनमें सरस्वती आएगी, सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। आगे है पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक और प्रकाशन और शताब्दी दे रखा है, करते हैं इसको। सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में। इसके संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। ठीक है, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हो गए थे और 1920 तक वही रहे थे वे। ठीक है, सरस्वती 1900 प्रकाशन हुआ, चिंतामणि घोष मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। हंस 1930 में प्रकाशित हुई, प्रेमचंद्र जी इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका थी हंस भी और बनारस से निकलती थी। आलोचना 1951 में प्रकाशित हुई, शिवदास सिंह चौहान इसके संपादक रहेंगे, ये त्रैमासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। आगे 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? भाई कहानी दे रखी है, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा, निर्बसिया। ठीक है, तो पुरस्कार, कफन, राजा, निर्बसिया, वापसी, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं यहाँ पे,
पहले पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रकाशन वर्ष यहाँ पे नहीं है भाई इसका। कफर 1936 प्रेमचंद्र जी की कहानी रहेगी। राजा निर्बसिया 1957 कमलेश्वर की कहानी है। वापसी 1960 उषा प्रेमदास की ये कहानी रहेगी भाई। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निबंधों का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रबंध प्रतिमा अतीत के चलचित्र ठेले पर हिमालय प्रिया नीलकंठ। तो अतीत के चलचित्र यहाँ पे तो पहले आएगी प्रबंध प्रतिमा, तो ए ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखते हैं निबंध प्रकाशन वर्ष उपन्यास। प्रबंध प्रतिमा 1940 निराला जी का उपन्यास है। ये निबंध है भाई, ये निबंध है। अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र है 1941 का। महादेव वर्मा इसकी रचनाकार रहेंगी। आगे है ठेले पर हिमालय 1958 का है धर्मवीर भारती का। प्रिया नीलकंठी 1968 का कुबेरनाथ राय का भाई। आगे निम्नलिखित का सही अनुक्रम हमें बताना है। नकेनवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, हालावाद। तो पहले छायावाद आएगा, फिर हालावाद, प्रगतिवाद और नकेनवाद। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये हिंदी साहित्य के युग है, ठीक है, आधुनिक युग है ना, आधुनिक काल हमारा, उसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। पहले छायावाद आएगा 1918, ठीक है, इसका समय था। हालावाद 1933 समय रहेगा। प्रगतिवाद 1936 रहेगा। नकेनवाद 1956 रहेगा भाई इसका समय। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले बालकांड आएगा, ये तो वैसे ही कट गए। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, ठीक है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा। बी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पे 7 कांड दे रखे हैं व्याख्या में। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस 1574 ईस्वी के कांडों का सही अनुक्रम। जो रामचरितमानस है भाई उसका प्रकाशन 1574 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1574 ईस्वी में हुआ था। तो बालकांड पहला है, दूसरा अयोध्याकांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधाकांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंकाकांड और सातवां उत्तरकांड। भाई ये आपको क्रम से याद करने हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। और जैसे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा भाई इसमें से रामचरितमानस का कौन सा कांड नहीं है, तो आपको अच्छी प्रकार से याद करने हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। 29वां क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है भाई, ठीक है। तो इनको सुमेलित करते हैं हम। तो 1 मिनट रुको, इसको साथ में ही ले लेंगे सभी को। ध्वन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन की है भाई। 1 का 3 है, तो 1 का 3 तो बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है, आचार्य विश्वनाथ की भाई। बी का 1। रस गंगाधर ये पंडित जगन्नाथ की रहेगी। सी का 4। काव्य प्रकाश ये मम्मट की है। डी का 2। देखो ये रहा, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, रचनाकार और आचार्य। तो ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का है भाई। आनंदवर्धन इसके आचार्य रहेंगे, लेखक रहेंगे। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का है, विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ का। रस गंगाधर 14वीं शताब्दी की, पंडित राज जगन्नाथ का। काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी मम्मट का। और काव्य मीमांसा राजशेखर 19वीं शताब्दी का रहेगा। आगे है, इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है भाई। अब सुमेलित वाले हमारे क्वेश्चन रहेंगे, तो सुमेलित करते हैं। साथ में ले लेते हैं, इनको साथ में ले लेते हैं चारों को। गुलाब राय, मेरी असफलताएं, बच्चन, नीड का निर्माण फिर। तो ए का बी का 3। देखो बी का 3 मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको करवाया क्लास में ही। तो देखो बी का 3 2 में है, ए में और डी में, इसलिए 2 तो कट जाएंगे, ठीक है। हम श्योर हैं जो हमें पहले आता है हमें वो करना चाहिए भी, ठीक है। यशपाल का है भाई सिंह अवलोकन। तो डी का 1। अब डी का 1 देखते हैं। डी का 1 भाई इसमें भी है,
इसमें नहीं है, फोर्थ में नहीं है, इसलिए फोर्थ भी कट हो गया। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो गुलाब राय की है मेरी असफलता है, ए का 2। बच्चन की नीड का निर्माण फिर, बी का 3। वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह, ठीक है, सी का 4। यशपाल की सिंहा अवलोकन, डी का 1। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं इसकी। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा, ठीक है। मेरी असफलताएं गुलाब राय की है, ये क्या आत्मकथा है। नीड का निर्माण फिर 1970 हरिवंश राय बच्चन की, ये भी आत्मकथा भाई। मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि की आत्मकथा है, ये भी 1948 में प्रकाशित हुई। सिंहा अवलोकन 3 भाग में है यशपाल जी की, और ये भी आत्मकथा है, ठीक है। किसकी आत्मकथा, ये यशपाल की आत्मकथा है। सिंहा अवलोकन 3 भाग में है भाई। पहला भाग 1951, दूसरा 1952 और तीसरा 1955 में। आगे है अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये 1948 की है। राहुल सांस्कृत्यायन जी इसके लेखक रहेंगे, और ये यात्रा साहित्य है। अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा 1948, राहुल सांस्कृत्यायन लेखक है, यात्रा साहित्य है भैया। आगे है निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सही सुमेलन हमें करना है। तो देखते हैं इसके भी, 1 मिनट रुको। तो इनका मिलान करते हैं भाई। पहले जो हमें आता है हम वो करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना कृति कौन सी है, कौन सी है भाई इनकी आलोचना कृति। तो ये है कबीर, ए का 4। तो ए का 4 किस में है, 2 में है, ठीक है। बी में भी और सी में भी, तो इसलिए कट हो गए पहला और डी, ए और डी कट हो गए। इसके बाद देखते हैं नगेंद्र, ठीक है। नगेंद्र की है रस सिद्धांत, बी का 5, ठीक है। और देवराज की है छायावाद का पतन, सी का 2। और जो मुक्ति बोध है इनकी है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। तो 4, 5, 2, 1 सी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखते हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में प्रकाशन हुआ, मुक्तिबोध का है, आलोचना ग्रंथ है ये। छायावाद का पतन 1948 का, डॉक्टर देवराज का है। मानव मूल्य और साहित्य डॉक्टर धर्मवीर भारती का, मानव मूल्य और साहित्य डॉक्टर धर्मवीर भारती का रहेगा भाई ये। आगे है कबीर 1941 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा भाई। रस सिद्धांत 1964 डॉक्टर नगेंद्र का है। रस सिद्धांत 1977 के रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी की भी एक रचना है भी, ठीक है। देखो रस सिद्धांत नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने भी रचना कर रखी है, ये आलोचना ग्रंथ है 1964 में। और रस सिद्धांत 1977 में जो रचना की है वो नंद दुलारे वाजपेयी की एक रचना है। आगे है 32वां क्वेश्चन, पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलित करना है। अभी पत्रिका दे रखी है और उनका क्या है, संपादकों के साथ हमको सुमेलित करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको छोटा करते हैं, इसमें से जो हमें आता है हम वो करेंगे पहले, ठीक है। कौन सा आता है, सबसे पहले उतंत मार्तंड, ठीक है। तो किसका है, पंडित जुगल किशोर का, तो सी का 1। तो सी का 1 ओनली ए ऑप्शन में है भाई, और कहीं भी नहीं है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक हो गया। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, ए का 3 हो गया। बंगदूत राजा राम मोहन राय की है, बी का 4 हो गया, ये रहा। सी का 1 पंडित जुगल किशोर है। मतवाला निराला की है, डी का 2 है। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं आगे, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पत्रिका दे रखी है, प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, और प्रकार स्थान है। तो करते हैं हिंदी प्रदीप 1870 में प्रकाशन हुआ, बालकृष्ण भट्ट की है ये, मासिक है भाई और प्रयाग से निकलती थी। बंगदूत 1829 में प्रकाशन हुआ, राजा राममोहन राय की है, साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकलती थी। उतंड मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ, ये पंडित जुगल किशोर जी की थी, पत्रिका और साप्ताहिक थी, कलकत्ता से निकलती थी।
मतवाला 1923 में प्रकाशित हुआ, निराला जी की थी और साप्ताहिक थी ये भी पत्रिका, और कलकत्ता से ये भी निकलती थी भाई। आगे 33वां क्वेश्चन, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। ठीक है भाई, जो कवि दे रखे हैं उनके साथ इनको सुमेलित करना है, तो करते हैं भाई इनको सुमेलित। देखते हैं, केशवदास की है भाई रसिक प्रिया। कौन सी है? रसिक प्रिया। तो ए का तो दो में है, इसलिए सी और ए कट गया, पी और डी रह गया। मतीराम की ललित लला, बी का एक ये रहा, यानी फिर डी भी कट गया, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया अपना। भूषण की शिवा बावनी, सी का 4 आ गया। देव की भाव विलास, डी का 3 हो गया, तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। यहाँ भी देख लेते हैं आगे, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखते हैं भाई, ललित ललाम मतीराम की है, प्रकाशन 1661 में हुआ। रसिक प्रिया केशवदास की है, प्रकाशन 1591 में हुआ। भाव विलास देव की रचना है भाई 1979 में। शिवा बावनी भूषण की, और आर्या सप्तशती है गोवर्धन नाथ की है भाई, गोवर्धनचारी नहीं। निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। तो इनको भाई एक साथ ही कर लेंगे, पंक्तियों को और कवियों को। ठीक है, वैसे तो देखो, नैन नचाए कहीं मुस्काई लला फिर आयो खेलन मुरली, ये किसकी रहेगी? पद्माकर की रहेगी। ठीक है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, मोर पंखा, इसको साथ में ही करेंगे हम। ठीक, बी ऑप्शन वैसे ठीक है अपना। यहाँ पे हम पंक्तियाँ दे रखी हैं, एक साथ इसको हम कर लेंगे। कनक कदली पर सिंह सम्राजन ता परमेरु सामने। क्या भी? कनक कदली पर सिंह समारज ता परमेरु सामने, ये विद्यापति की पंक्तियाँ रहेगी। नैन नचाए कहीं मुस्काई लला फिराइयो खेलन हो रही, ये पद्माकर की रहेगी। अति सुदो स्नेह कुमारगी घनानंद की है भाई, और काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये दोनों, नैन नचाए और अति सुदो स्नेह कुमारग, और रीतिकाल के ये कवि रहेंगे हमारे। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गले पहरी होगी, तो ये रसखान की है भाई पंक्ति। आगे है, निरपति नैन कमलनी बुधा चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कमलाही, ये मतीराम की है सतसई से। आगे फिर वही काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं और कवि दे रखे हैं इनके साथ में। ठीक है, तो इनका हमें मिलान करना है, तो यहीं पे कर ले, क्या हम जाएं आगे। चलो देखते हैं, दिवस का अवसान समीपता, तो ये हरिओत जी की रहेंगी। तो इनको पहले छोटा करते हैं, रुको एक मिनट भाई, छोटे में दिखती भी तो नहीं ये पंक्तियाँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, सना निर्जन बह गया। ठीक है, ये किसकी है? निराला की है। ठीक है, मैंने क्या बताया था पहले, दिवस का अवसान समीप है, ये हरिओद की, डी का 2 है। ठीक है, ए का 3 है और डी का 2, ए का 3 डी में है और डी का 2 भी, ए डी ऑप्शन वाला ठीक रहेगा, और नहीं रहेंगे हमारे। ठीक है, ओ वरुणा की शांत कछार, ये प्रसाद जी की है। ओ वरुणा की शांत कछार, ये प्रसाद जी की पंक्तियाँ रहेंगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली चंद जी की पंक्तियाँ रहेगी, सी का 4 भाई। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। देखते हैं आगे, काव्य पंक्तियाँ कवि है, सना निर्जर बह गया निराला की है। अरे वरुणा की शांत कछार, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ रहेंगी। आगे देखते हैं यहाँ पे, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली चंद गुप्त की पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, हरिओत जी की है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चेरू, ये महादेव वर्मा की पंक्ति रहेगी, काफी महत्वपूर्ण है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चूर हूँ। आगे भाई, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित करना, पात्र दे रखे हैं। ठीक है भाई, और भाई इसके साथ क्या करना है? कृतियों को सुमेलित करना है, तो हम इसको एक साथ ही इसका मिलान कर लेंगे। नाटक प्रकाशनवश है, नाटककार है और नाटक के पात्र है वो है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है भाई, कब हुआ था? 1928 में। और जयशंकर प्रसाद का एक नाटक रहेगा। और स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है प्रपंच बुद्धि, देवसेना, विजया, भट्टारक, पुरुगुप्त और पृथ्वीसेन।
कोणार्क 1957 में प्रकाशित हुआ। ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है और इसके पात्र रहेंगे विशु, नरसिंह देव और धर्मपाल। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, 1958 का नाटक है। ये मोहन राकेश इसके नाटककार रहेंगे। विलोम, कालिदास, मातुल, दंतुल, मल्लिका, अंबिका ये इसके पात्र रहेंगे भाई। सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक 1975 में प्रकाशित हुआ। सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक रहेगा। शीलवती इसकी प्रमुख पात्र है भाई। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है, ठीक है, देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, ठीक है, तो इसको हम साथ में कर लेंगे या इसको देख लेते हैं यहाँ पे। देखो मैंने क्या बताया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, सी का 2, तो सी का 2 भाई, सी का 2 ए ऑप्शन में है, डी में भी है, तो इसलिए सी, बी और सी खत्म हो गया, ठीक है। तो देखते हैं आगे। प्रभा खेतान की है, डी ऑप्शन। आओ पेपे घर चले, मैंने कह रखा ना जो पहले आता ना वो लगाना चाहिए। प्रभा खेतान की आओ पेपे घर चले, तो डी का 3, तो डी का 3 ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना ठीक हो गया। जनेंद्र की है मुक्तिबोध, ए का 4, और निर्मल वर्मा की है वे दिन, बी का 1 भाई। अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार और विधा भाई। मुक्तिबोध 1965 जिनेंद्र की है रचना, उपन्यास विधा से है ये। वे दिन 1964 निर्मल वर्मा की रचना रहेगी, उपन्यास है ये भी। जूठर 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा है ये। आओ पेपे घर चले 1990 प्रभा खेतान उपन्यास रहेगा भाई ये। आगे है कवियों और कृतियों को सम्मिलित करना है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसको साथ में कर लेते हैं भाई ऐसे। सुमित पहले जो आता है हम वो करेंगे, ठीक है। देखते हैं जो है हमारा हरिवंश राय बच्चन, उनका है बावरा अहेरी, सॉरी एकांत संगीत है इनका। ए का 3 है, यानी ये दोनों ऑप्शन कट गए। डी का 3 है, सॉरी डी का 3 है, इसमें है डी का 3 यहाँ पे होगा। लहर किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, बी का 1 यहाँ पे है, तो बी का 1 डी ऑप्शन में है, यानी सी भी कट हो गया। आगे देखते हैं निराला की कौन सी है, अर्चना, कौन सी है, अर्चना है निराला की, यानी सी का 5, बी का 1 हो गया और ए का 2 हो गया। सुमित्रानंद पंत की श्रवण धूलि, यानी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। यहाँ पे देखते हैं श्रवण धूलि 1947 में प्रकाशित हुई, सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य कृति है। लहर 1933 में प्रकाशित हुई, जयशंकर प्रसाद की कृति रहेगी। अर्चना 1950 में निराला की है भाई। एकांत संगीत 1939 हरिवंश राय बच्चन का है। पावरा हेरी 1954 अग्गे जी का रहेगा भाई ये। तो इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने टोटल 38 क्वेश्चन किए हैं, 38, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को एक क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है भाई। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।